नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। 5 नवंबर वर्ष 1870 इतिहास की वो तारीख है जब भारत की धरती पर एक महान व्यक्तित्व के रूप में जन्म हुआ था चित्तरंजन दास का। दोस्तों, ये वही नाम है जिन्हें प्यार से हम देशबंधु कहते हैं और इसी आधार पर इनका पूरा नाम देशबंधु चित्तरंजन दास है। सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी इनके घनिष्ठ संबंध रहे। दास जी कोलकाता के एक वैध परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता भूपेन मोहन दास एक जाने माने वकील एवं पत्रकार थे। इसीलिए देशबंधु जी को अपने पिता के सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला। धार्मिक भावनाओं और कविताओं में भी इनकी रुचि शुरुआत से ही रही। स्कूली शिक्षा के दौरान दास जी अंग्रेजी में तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन गणित में उतने ही खराब। इन्होंने साहित्य में गहरी रुचि लेना शुरू किया। और बंकिम चंद्र चटर्जी व रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य को पढ़ा। फिर पिता के कहने पर दास जी ने लंदन के बार एंड इनर टेम्पल में प्रवेश लिया और वहां से 1893 में बैरिस्टर बनकर वापस आए। अब वकालत की थी तो वकील बनना तो लाजमी था। दास जी ने बहुत जल्द कोलकाता हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। यहाँ इन्होंने राष्ट्रीय कार्यकर्ता बिपिन चंद्र एवं अरविंदो घोष के पक्ष में मुकदमा लड़ा। अरविंदो घोष पर मुकदमा अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के तहत चलाया जा रहा था। सारे सबूत और गवाह घोष जी के खिलाफ थे, इसीलिए कोई भी उनका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर एक देशभक्त ने दूसरे देश प्रेमी के जज्बातों को समझा और फिर दास जी ने घोष की पैरवी करने का फैसला किया। इन्होंने अपनी दलीलों और टिप्पणियों के दम पर इस कोर्ट कार्यवाही को 126 दिन तक खींचा। सिर्फ दास जी का आखिरी स्टेटमेंट ही 9 दिनों तक चला था। पर दोस्तों, इस मुकदमे की एक खास बात ये थी कि इसके लिए दास जी ने घोष जी से कोई फीस नहीं ली थी और यहाँ तक कि अंत में खुद को ही 15,000 रुपए का नुकसान सहना पड़ा था। एक वकील होने के साथ साथ दास जी एक विद्वान व्यक्ति भी थे। इन्होंने कई आत्मिक और आध्यात्मिक रचनाएं की, जिनमें से माला, अंतर्यामी, किशोर किशोरी आदि प्रमुख हैं। दास जी ने अरविंदो घोष के साथ मिलकर वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत की। इसके अलावा वो स्वराज पार्टी की पत्रिका के प्रधान संपादक भी रहे। दास जी ने गांधी जी के अहिंसा आंदोलन का साथ दिया और ब्रिटिश स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करना शुरू किया। इस बहिष्कार से विद्यार्थियों के सामने शैक्षणिक संस्थानों के रूप में कोई विकल्प नहीं बचा था। इसीलिए दास जी ने बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। दिसंबर 1921 में दास जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस वक्त वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, देश की जनता के लिए उनका संदेश यही था कि जीत आत्मा की होती है और जब तक आप सहनशील नहीं बनोगे, जीत की राह आसान नहीं होगी। 1 साल बाद दास जी जेल से रिहा हुए और फिर मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसका मकसद विधानसभाओं में भारतीयों की उपस्थिति को दर्ज कराना था। 1923 में आया कलकत्ता म्युनिसिपल एक्ट भारत की पहली स्वनियंत्रित सरकार के इतिहास का प्रमुख पड़ाव रहा। वर्ष 1924 में स्वराज पार्टी के सदस्यों ने मिलकर कलकत्ता कॉरपोरेशन की नींव रखी।
देशबंधु को इसका मेयर और सुभाष चंद्र बोस जी को इसका CEO नियुक्त किया गया और कई प्रशासनिक व विकास कार्यों की शुरुआत हुई। दास जी ने अपनी वकालत छोड़ दी और वो कोलकाता के लोगों से मिले। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत से स्कूलों, अनाथालयों, अस्पतालों आदि की शुरुआत की। यहाँ तक कि अपना घर भी जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। इनके घर की जमीन पर आज महिलाओं के लिए एक अस्पताल बनाया गया है, जिसे चितरंजन सेवा सदन के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1950 में इसकी सीमाओं में ही चितरंजन कैंसर हॉस्पिटल की शुरुआत की गई थी। वर्ष 1925 में बेलगांव कांग्रेस सत्र के दौरान दास जी को तेज बुखार आया और इन्हें काफी दिनों तक बिस्तर पर ही रहना पड़ा। 16 जून 1925 को इनकी हालत पहले से ज्यादा खराब होने लगी और फिर इनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुभाष चंद्र बोस जी ने देशबंधु जी की मौत को भारत के लिए एक राष्ट्रीय क्षति बताया और गांधी जी ने कहा था कि देशबंधु एक महान शख्स थे। उन्होंने देश की आजादी का सपना देखा और उसके बारे में लोगों से बात की। उन्होंने कभी भी हिंदू और मुसलमान को अलग नहीं समझा। उनके मन में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं थी और इसीलिए वो देश के चहेते थे। आज चितरंजन दास जी की जयंती के अवसर पर हमारी पूरी टीम की ओर से इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि। दोस्तों, आज पर्यावरण को बचाने की जंग शायद किसी भी दूसरी जंग से बहुत बड़ी है और देश विदेश में इस दिशा में कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन यदि गौर से देखें तो पता चलेगा कि इन सारी परिस्थितियों की जिम्मेदार हम ही हैं। लेकिन जब कभी भी इसे बचाने वालों के बारे में चर्चा की जाती है तो सबसे पहला नाम वंदना शिवा का ही आता है। इन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही मंच पर पर्यावरण संरक्षण की आवाज बुलंद की है। इंटरनेशनल फोरम ऑन ग्लोबलाइजेशन की सदस्य वंदना शिवा ने वर्ष 1984 में केंद्र सरकार की हरित क्रांति का भी विरोध किया था, क्योंकि उन्हें हरित क्रांति के रूप में रासायनिक खादों के इस्तेमाल की भनक पहले से ही हो गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1952 में देहरादून की खूबसूरत वादियों में जन्मी वंदना शिवा ने पर्यावरण पर अब तक 2 दर्जन से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं। वंदना जी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर साइंस स्टूडेंट की थी, लेकिन फिर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति बढ़ते इनके प्रेम ने इन्हें एक प्रबल पर्यावरण हितैषी बना दिया। दोस्तों, कोई भी ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता। वंदना ने अपनी साइंस नॉलेज के आधार पर ही कई ऐसी तकनीकों की शुरुआत की जिनसे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल सकी। वर्ष 1982 में इन्होंने अपने रिसर्च करियर को छोड़कर देहरादून में ही रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिस्पांस पॉलिसी की स्थापना की। ये संस्थान शोधकर्ताओं और पर्यावरण के लिए लड़ने वालों का एक ऐसा नेटवर्क है जहां लोगों के ज्ञान और विज्ञान के सिद्धांतों को आपस में मिलाकर हर पल पर्यावरण को बचाने के प्रयास किए जाते हैं। ये संस्था खेती, जैव विविधता संरक्षण, बायोपायरेसी, पारिस्थितिकी आदि कई क्षेत्रों में कार्यरत है और जरूरतमंदों को सहायता भी मुहैया कराता है। वंदना शिवा ने सीड फ्रीडम नाम से एक वैश्विक कैंपेन की शुरुआत भी की है। इसके मुताबिक बीज हमारी जिंदगी का आधार है और कृषि के लिए वरदान। ऐसे में इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ का मतलब सीधे तौर पर पर्यावरण को प्रभावित करना है। वंदना जी ने हमेशा ही ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित किया है। ये प्राकृतिक तरह से की जाती है और इससे फसलों व पर्यावरण को हानि भी नहीं पहुंचती है। So Navdanya, which means 9 seeds as well as the new gift, is a movement I started in 1987. And here at the Navdanya farm, the first thing we do is save seeds. We save more than 1,500 varieties and we grow them out. We save them as we call in situ.
by growing them out and keeping them alive and allowing them to adapt to the changing climate, to too much rain one year, too little rain the next year. It's also a place where farmers come to get seed. In addition to that, it is an organic farm, an ecological farm. And I feel very happy because we started this as a desert, a eucalyptus desert. And as we have practiced organic farming, the soils are alive, the pollinators have come back, the butterflies are busy, and we can see that it has become a biodiversity sanctuary. वर्ष 1970 में वंदना शिवा चिपको आंदोलन से जुड़ी और उसके बाद इन्होंने पर्यावरण और सामाजिक विकास को ही अपने जीवन के लक्ष्य के रूप में देखना शुरू कर दिया। इन्हें अब तक बहुत से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। वर्ष 1993 में इन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसे दूसरे नोबेल सम्मान के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा वंदना जी को 1993 में अवार्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, अर्थ डे इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस व वर्ष 2010 के सिडनी शांति पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। वंदना शिवा ने ग्रास रूट संस्थानों को सहायता प्रदान करने के साथ साथ जंगलों की कटाई, बांधों के निर्माण, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण, कृषि व्यापार व महिला उत्थान जैसे तमाम क्षेत्रों के प्रति सक्रिय भूमिका निभाई है। वंदना शिवा का नाम आज वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रेमियों के तौर पर पहचाना जाता है। इन्होंने विज्ञान एवं तकनीक को हमेशा ही समाज व विश्व की सुरक्षा के तौर पर इस्तेमाल किया है। ऐसा करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं जो पढ़ लिख कर अपना जीवन प्रकृति की सेवा में समर्पित करते हैं। आज वंदना जी को हमारी पूरी टीम की ओर से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जब कभी भी विज्ञान या वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ ऐसे ही ख्याल आते हैं कि वो हर वक्त अपनी लैब में रहना पसंद करते हैं। उन्हें पढ़ना और सोचना अच्छा लगता है। यहाँ तक कि बहुत से लोगों का मानना होता है ज्यादातर वैज्ञानिक नाम के लिए ही काम करते हैं, जबकि हकीकत देखें तो स्थिति बिल्कुल अलग होती है। इतिहास के पन्नों में ऐसे बहुत से नाम हैं जिनका पूरा जीवन सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल को आसान बनाने के लिए किए जाने वाले आविष्कारों के नाम ही दर्ज है। और इन्हीं में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने जीते जी तो मानवता व विज्ञान की सेवा की ही है, मरने के बाद भी उनका शरीर समाज के लिए समर्पित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन 1892 में एक ऐसे ही शख्स का जन्म हुआ था। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश वैज्ञानिक JBS हेल्डेन की, जिन्हें खास तौर पर आधुनिक आनुवांशिकी के योगदानों के लिए पहचाना जाता है। इनका पूरा जीवन अलग अलग तरह के अनुभवों का साक्षी है। इन्होंने अपने शोध कार्यों के लिए ब्रिटेन की बजाय भारत को एक बेहतर स्थान माना और यहाँ कई सालों तक अपना मार्गदर्शन किया। हेल्डेन के भीतर सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक हास्य कलाकार, लेखक और एक नेक आत्मा भी बसती थी। बचपन से ही इन्होंने अनुप्रयोग करना आरंभ कर दिया था। अपने पिता के साथ मिलकर हेल्डेन ने गिनी पिग्स की ब्रीडिंग से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। शारीरिक रूप से भी हेल्डेन एक मजबूत शख्स रहे। इसी के चलते इन्होंने एक प्रयोग के दौरान मांसपेशियों की क्षमता को परखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड पी लिया था और एक बार तो श्वसन क्रिया को परखने के लिए अपने फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की अतिरिक्त मात्रा को प्रवेश कराया। ये काम आमतौर पर कोई नहीं करता है, खास तौर पर अपने शरीर पर परीक्षण तो बिल्कुल भी नहीं। आनुवांशिकी में अपने कार्यों के तहत हेल्डेन ने 1924 में साइंस एंड द फ्यूचर नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक ने टेस्ट ट्यूब बेबी की संकल्पना को इसके अस्तित्व में आने से पहले ही उजागर कर दिया था। बहुत ही मस्त मौला किस्म के इंसान थे JBS हेल्डेन। वर्ष 1927 के दौरान इन्होंने साइंस पर आधारित बहुत से निबंधों की रचनाएं की, जिन्हें पॉसिबल वर्ड्स नाम से प्रकाशित किया गया था।
लेकिन जेनेटिक्स के क्षेत्र में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन के रूप में लिखे गए 10 शोध पत्रों का, जो आज भी आनुवांशिकी में मील का पत्थर बने हुए हैं। वैसे हेल्डेन ने भारत आने का फैसला उस वक्त किया जब उन्हें ब्रिटेन में शोध करने का उचित माहौल नहीं मिला। वो 1956 में भारत आए और यहाँ के गर्म वातावरण ने इन्हें एक नया माहौल प्रदान किया और साथ ही साथ काम करने की आजादी भी। उन्होंने कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में रहकर अपने कार्यों को आगे बढ़ाया और देश के दूसरे वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन भी किया। भाग्यवश उन्हें यहाँ की नागरिकता भी मिल गई और फिर धीरे धीरे ये पूरी तरह से भारतीय खानपान के शौकीन होते गए। वर्ष 1961 में हेल्डेन ने ये बात सामने रखी कि भारत हर प्रगति के बहुत करीब है, इसीलिए मैं यहाँ का नागरिक बनकर बहुत खुश हूँ। 1 दिसंबर 1964 को हुई अपनी मृत्यु से पहले हेल्डेन ने अंतिम इच्छा के रूप में कहा कि मेरा पार्थिव शरीर रंगरैया मेडिकल कॉलेज काकीनाडा में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए और यही मेरे लिए मेरा सबसे बेहतर तोहफा होगा। सच, अद्भुत प्रतिभा और ज्ञान के धनी थे JBS हेल्डेन। उनके योगदानों को न ही विज्ञान भूल सकता है और न ही समाज। आज हम सभी उनके शुक्रगुजार हैं और उनकी जयंती पर उन्हें तहे दिल से सलाम करते हैं। आज जब कभी भी बात मौसम की जानकारी की होती है तो हम मौसम वैज्ञानिकों के शुक्रगुजार होते हैं। जरा सोचिए कि अगर मौसम विभाग न होते तो क्या ये मौसम पूर्वानुमान संभव हो सकता था? शायद नहीं। वास्तव में वायुमंडल से जुड़ी पूर्व सूचनाएं और यहाँ होने वाली हलचल संबंधी जानकारियाँ हमें खेती व दूसरे कार्यों में मदद करती हैं। 18वीं सदी तक मौसम पूर्वानुमान की दिशा में कोई खास काम नहीं किया गया था, लेकिन 19वीं सदी में मौसम विभागों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ और दुनिया भर में मौसम केंद्रों की स्थापना की गई। वैसे दोस्तों, वायुमंडल में ताप, दाब और नमी का आकलन करने के लिए छोड़े जाने वाले हाइड्रोजन बलून के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस बलून को दुनिया के सामने पेश करने वाले मौसम वैज्ञानिकों में से सबसे आगे नाम आता है लियोन फिलिप टेसेरॉन डे बॉट का। आज ही के दिन 1855 में फ्रांस में जन्मे लियोन को ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पहचाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1880 में अपने करियर की शुरुआत पेरिस के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ नेशनल मीटियोरोलॉजी के साथ की थी। वर्ष 1883, 85 व 87 में इन्होंने अफ्रीका के कई देशों की यात्राएं की और अपने भौगोलिक अध्ययन को मजबूत बनाया। वर्ष 1892 में इन्हें इस सेंटर का प्रमुख मौसम विज्ञानी बना दिया गया, जिसके 4 साल बाद लियोन ने ये नौकरी छोड़कर वसेल्स के पास अपनी निजी मौसम प्रयोगशाला की शुरुआत की। यहीं पर इन्होंने हाइड्रोजन बलून का निर्माण किया और पहली बार मानव रहित वेदर बलून फ्लाइट की नींव रखी। लियोन के द्वारा बनाया गया ये बलून वायुमंडल में 11 किलोमीटर तक जा सकता था और जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता, वहाँ के ताप, दाब और आर्द्रता की जानकारी प्राप्त होती थी। His balloons reached air strata at an altitude of more than 10,000 meters. De Boer tirelessly filled one paper envelope after another with hydrogen or helium. Carrying measuring instruments, they soared for the first time to altitudes of up to 14 kilometers. However, in the extremely thin air at such heights, the gas expanded and sooner or later the envelope burst. The measuring instruments then floated back down to Earth on parachutes. By 1902, Tesseron de Boer had launched more than 230 balloons. When evaluating the data recorded, he noticed that up to a height of 11 kilometers, the atmospheric temperature decreases every 1,000 meters by roughly 5.5 degrees Celsius,
but between 11 and 20 kilometers it remains the same or even increases. वैसे वायुमंडल के अध्ययन में लियोन का एक और महत्वपूर्ण योगदान यहाँ मौजूद दो परतों ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की खोज भी है। स्ट्रेटोस्फियर वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है, जो कि ट्रोपोस्फियर से ऊपर किंतु मेसोस्फियर से नीचे मौजूद होती है। यहाँ पर मौजूद गर्म परतें ऊपर की ओर जबकि ठंडी परतें नीचे की ओर स्थित होती हैं। सतह से इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है, जबकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ये 8 से 18 किलोमीटर के बीच मौजूद होती है। वायुमंडल की इन दोनों परतों के बारे में इन्होंने अपनी जानकारी वर्ष 1902 में सभी के सामने प्रस्तुत की थी और फिर धीरे धीरे दूसरे लोगों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ। कई जगहों पर मौसम प्रयोगशालाएं स्थापित हुई और फिर कंप्यूटर क्रांति ने इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण ऊंचाई तक पहुंचा दिया। लियोन ने वायुमंडल के अलावा अटलांटिक के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का भी अध्ययन किया और यहाँ की गर्म धाराओं के अध्ययन के लिए एक जहाज में कुछ नई तकनीकों का प्रयोग किया। उनके महत्वपूर्ण कार्यों को मद्देनजर रखते हुए ही वर्ष 1903 में लियोन को रॉयल मीटियोरोलॉजी सोसाइटी का सदस्य चुना गया और वर्ष 1908 में साइमंस गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। अब क्योंकि लियोन का योगदान वायुमंडल के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसीलिए मंगल और चांद पर मौजूद क्रेटर्स का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के साथ साथ समस्त मौसम विभाग लियोन की जयंती पर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो अभी के लिए बबीता जैन को दीजिए इजाजत। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।